नमस्कार, मैं वैशाली और आप देख रहे हैं आजाद कलम न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बुधवार सुबह अपना पदभार संभाल लिया। इससे पहले उन्हें सोमवार को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। इसके बाद कुछ दिन ही निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। कानून के मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं या फिर 6 वर्ष के लिए आयोग में रह सकते हैं। ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव और 2026 में केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद निर्णय को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 15 मार्च 2024 को निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था। 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। महाकुंभ नगर तीर्थराज की धर्म धरा पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक व सांस्कृतिक समागम महाकुंभ अभी महाइतिहास रच चुका है। यहाँ अब तक 55 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में सनातन आस्था की पावन डुबकी लगाकर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की अद्वितीय मिसाल कायम की। ये विशाल जनास्था किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन में मानव इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सहभागिता बन चुकी है। महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि 26 फरवरी को ये संख्या 60 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू प्यू रिसर्च के मुताबिक भारत की अनुमानित जनसंख्या 143 करोड़ है। इनमें से सनातन धर्मावलंबियों की संख्या लगभग 110 करोड़ है। इस तरह अगर स्नानार्थियों की संख्या की तुलना भारत के सनातनियों की संख्या से की जाए तो 50% लोग अब तक त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। देश की कुल जनसंख्या से स्नानार्थियों की तुलना की जाए तो 38% से अधिक बैठता है। महाकुंभ के आयोजन की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करने और विश्व गाइड बुक बनाने का निर्णय मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल की मौजूदगी में लिया गया। संगम पर लगे विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक धार्मिक महत्व के महाकुंभ के प्रबंधन के आधार पर योगी आदित्यनाथ सरकार दुनिया को वर्ल्ड गाइड बुक के रूप में अनूठा तोहफा देगी। एक तट पर संस्कृतियों, संप्रदायों, मतों, विचारों और संतों भक्तों के अद्भुत समागम को लेकर वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोरने वाले महाकुंभ की सुरक्षा, स्वच्छता, सेवा, अतिथि सत्कार, सफाई, और साथ सज्जा पर शोधपरक अध्ययन कर खास रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर मार्च के अंत तक वर्ल्ड गाइड बुक तैयार कर ली जाएगी। ये गाइड बुक आने वाले समय में महाकुंभ सरीखे विश्व स्तरीय आयोजनों की सफलता के लिए मददगार साबित होगी। महाकुंभ की डेट के एक्सटेंशन को लेकर सोशल मीडिया पर जारी अफवाहों पर प्रयागराज डीएम ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि शासन और प्रशासन की तरफ से मेले की डेट के एक्सटेंशन का कोई प्रस्ताव नहीं है। ध्यान दें, 26 फरवरी को ही खत्म हो जाएगा महाकुंभ। प्रयागराज डीएम ने मेले को आगे बढ़ाने से इनकार किया। महाकुंभ को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से एक अफवाह फैली है। अफवाह यह है कि प्रयागराज महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए प्रदेश सरकार महाकुंभ मेला और जिला प्रशासन की ओर से मेले का एक्सटेंशन करते हुए इसे मार्च तक बढ़ा दिया है। प्रयागराज के डीएम रविंद्र मांदड़ ने ऐसी अफवाहों का सिरे से खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह नितांत अफवाह है। डीएम रविंद्र मांदड़ ने कहा कि महाकुंभ मेले का जो शेड्यूल जारी होता है वो मुहूर्त के हिसाब से जारी होता है और पहले से तय होता है। 26 फरवरी को निर्धारित तिथि पर ही महाकुंभ का समापन होगा और तब तक जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन सभी के सुगम आवागमन को सुनिश्चित किया जा रहा है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी की यात्रा के बाद भारत और कतर ने अपने द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। इन संबंधों की पहचान कई महत्वपूर्ण समझौतों और पहलों से है, जिनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर किया कतर के अमीर का स्वागत। दौरे से भारत को क्या मिला? प्रधानमंत्री मोदी के एक शाही दोस्त, वो दोस्त जो कतर से 2500 किलोमीटर की हवाई यात्रा तय करके दिल्ली आए, वो दोस्त जो भारत के विशेष अतिथि रहे। हम बात करें कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की। उन्होंने जब से भारत की धरती पर कदम रखा तब से इस बात की चर्चा हो रही थी कि भारत और कतर की कूटनीतिक संबंध कितने मजबूत हैं। इसका उदाहरण पीएम मोदी की मेहमान नवाजी से साफ जाहिर हो गया। भारत और कतर के कूटनीतिक रिश्तों को जानने के लिए कतर के अमीर की दिल्ली में मेहमान नवाजी को सिलसिलेवार ढंग से समझना होगा। इसकी शुरुआत सोमवार की रात से हुई, जब उन्होंने 2 दिन की राजकीय यात्रा पर दिल्ली में लैंड किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए पीएम मोदी खुद पहुंचे हुए थे। प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें गले लगाया और उन्हें कतर के अमीर को अपना भाई बताया।
दिल्ली में भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद अब नए सीएम चेहरे को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। भाजपा की जीत पर अन्य पार्टी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार की माने तो नई दिल्ली विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा है। दिल्ली में भाजपा 26 साल बाद सत्ता में वापसी करने में सफल रही। चुनाव जीतने के बाद अब सरकार गठन की तैयारी चल रही। इस वक्त सभी की निगाहें मुख्यमंत्री के नाम को लेकर है, जो दिल्ली की सत्ता को संभालेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के रेस में शामिल विधायक आला कमान से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। वहीं दिल्ली में भाजपा की जीत और कौन होगा मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा सांसदों से लेकर नेताओं और मंत्रियों तक से सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं भाजपा को जीत पर अन्य पार्टी नेता भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दिल्ली में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, भाजपा की डबल इंजन की सरकार को बहुत बधाई। मैं आप सभी को धन्यवाद और बधाई देती हूँ। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल पर उन्होंने कहा, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। दिल्ली में बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में वापसी करी तो वो इस मौके को ऐतिहासिक बनाना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी के सत्ता वनवास समाप्ति का जश्न रामलीला मैदान में होगा। गुरुवार दोपहर 12:30 बजे दिल्ली सरकार की शपथ ग्रहण समारोह रखा गया, जिसकी जबरदस्त तैयारी चल रही है। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के साथ साथ बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन कर सियासी संदेश देने की स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसके लिए किसानों से लेकर साधु संत और लाभार्थी तक को बुलाया गया है। दिल्ली की सत्ता में वापसी के बाद बीजेपी फर्स्ट डे और फर्स्ट शो को यादगार बनाना चाहती है। इसलिए दिल्ली शपथ ग्रहण के आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। बीजेपी के महासचिवों विनोद तावड़े और तरुण चुग को शपथ ग्रहण समारोह का जिम्मा दिया गया। शपथ ग्रहण के लिए 3 अलग-अलग मंच बनाए जा रहे हैं। इस तरह बीजेपी सरकार दिल्ली में पहले दिन से ही अपनी छाप छोड़ना चाहती है, जिसके लिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाने की रणनीति बनाई है। भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ करेगी। भारत के सभी मैच दुबई में होंगे, जबकि बाकी टीमें पाकिस्तान में खेलेंगी। पाकिस्तान में 1996 विश्व कप के बाद पहला आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है। भारत ने सुरक्षा कारणों के चलते पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत आज से होने जा रही है। 8 साल बाद इस टूर्नामेंट की वापसी हो रही है। पिछली बार ये टूर्नामेंट 2017 में खेला गया था, जब पाकिस्तान भारत को हराकर चैंपियन बना था। गत विजेता पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची में बुधवार को उद्घाटन मैच के साथ इसका आगाज हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू होने से पहले इसको लेकर अनिश्चितता, नाटकीयता और पर्दे के पीछे की सरगर्मियों को देखा जा चुका है। मिनी विश्व कप के नाम से मशहूर इस टूर्नामेंट में 8 टीमें खिताब के लिए जोर आजमाइश करेंगी और अपने क्रिकेट इतिहास का सुनहरा अध्याय लिखने की कोशिश में होंगी। भारतीय टीम को अभियान का आगाज गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ करेगी। भारत के सभी मैच दुबई में होंगे, जबकि बाकी टीमें पाकिस्तान में खेलेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज 19 फरवरी से होने जा रहा है। क्रिकेट के इस टूर्नामेंट के एक लंबे इंतजार के बाद वापसी होने जा रही है। आखिरी बार ये टूर्नामेंट 2017 में खेला गया, तब इंग्लैंड की मेजबानी में खेले गए टूर्नामेंट का खिताब पाकिस्तान ने जीता था। अब लगभग 8 साल के बाद पाकिस्तान की ही मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है, लेकिन इस बार ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा। दरअसल बीसीसीआई ने टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेजा। ऐसे में इंडिया अपने सभी मैच दुबई में खेलेगी। इसके अलावा बाकी टीमों की मैच पाकिस्तान में ही होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 8 टीमें खेलती हुई नजर आएंगी। इनमें भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीमें शामिल हैं। इन 8 टीमों के 2 ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें शामिल हैं। वहीं ग्रुप बी में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें हैं। सभी टीमें ग्रुप स्टेज में अपनी ग्रुप की टीमों से एक बार भिड़ेंगी और फिर दोनों ग्रुप की 2-2 टीमें सेमीफाइनल में के लिए क्वालिफाई करेंगी। गुजरात के एक थिएटर में विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा चल रही थी। इस बीच वहां एक शख्स ने स्क्रीन का पर्दा फाड़ दिया। इसके अलावा एक थिएटर में एक शख्स छत्रपति संभाजी महाराज की वेशभूषा धारण कर घोड़े पर सवार होकर थिएटर में पहुंच गया। दोनों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म छावा काफी धूम मचा रही और अच्छा कलेक्शन कर रही है। 3 दिन में ही इस फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया था। फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन इस बीच एक शख्स ने थिएटर में चलती फिल्म के बीच थिएटर की स्क्रीन का पर्दा ही फाड़ दिया। बताया जा रहा है कि वो शख्स नशे की हालत में था। उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये मामला गुजरात से सामने आया, जहां के एक सिनेमा हॉल में फिल्म छावा चल रही थी। इस बीच एक दर्शक नशे में धुत होकर आया और स्क्रीन के पास जाकर चिल्लाने लगा। तभी उसने थिएटर की स्क्रीन का पर्दा फाड़ दिया। नशे में धुत शख्स की हरकत देख थिएटर स्टाफ वहां पहुंचा और वहां उसे ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आजाद कलम न्यूज चैनल, देश की आवाज। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।